तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों को अन्नदाता परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस आजादी को पाने के लिए कई महान देशभक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हंसकर सूली पर चढ़ गए। खाई जिन्होंने गोली हम उन्हें नमन करते हैं, जो मिट गए इस देश के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं और ये निश्चय करते हैं कि इस आजादी की कभी भी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। और इसी के साथ ये भी शपथ लेते हैं कि देश का हर नागरिक अपनी बुद्धि और श्रम का सही उपयोग करते हुए देश के विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को एक ऐसी दिशा देगा जिसके सहारे हमारे देश की प्रतिष्ठा, संस्कृति की खुशबू विश्व के कोने कोने में फैल जाए। हर भारतवासी सुखी और समृद्धशाली बन सके, इसी कामना के साथ 69वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को अन्नदाता परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं कि देश के सभी नागरिक एवं किसान खुशहाल रहें। इसी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आइए अब चलते हैं कार्यक्रम की ओर और जानते हैं कि क्या है खास आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन हेतु गुलदाउदी की नर्सरी तैयारी व रोपाई तकनीक। हिमाचल प्रदेश में गन्ना की सफल खेती पर किसान का अनुभव। अजोला है पशुओं के लिए एक पौष्टिक आहार। हमारे हरियाणा राज्य में गन्ने की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती बहुत ही कम होती है, जबकि इसकी मांग ज्यादा रहती है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूमि समतल नहीं है, लेकिन जो किसान इसकी खेती करते हैं वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जो किसान गन्ना की खेती करना चाहते हैं उन्हें कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं सरोल चंबा के प्रगतिशील किसान विजय की सफल कहानी को। मैंने यहाँ गन्ने की खेती काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी इनकम भी कमा रहा हूँ और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसकी खेती कैसे करता हूँ। बीज का चुनाव तथा बीज की तैयारी। फसल की उपज बढ़ाने में स्वस्थ बीजों की बुआई का विशेष महत्व है। गन्ने की अच्छी उपज का आधार उत्तम बीज है। बुआई हेतु गन्ने के बीजों की आयु 10 से 12 माह की होनी चाहिए। बीज वावक गन्ने से लेना चाहिए जो कि स्वस्थ बीमारियों एवं कीड़ों से रहित हो। जहाँ तक संभव हो सके बीज अनुसंधान केंद्रों द्वारा स्थापित पौधशालाओं से ही प्राप्त करें। सबसे पहले तो इसका बीज तैयार करना पड़ता है, जो कि हमें पंजाब से ही अवेलेबल होगा। हम वहाँ से गन्ना लेके आएंगे, गन्ना लेके उसको हम ज़मीन में दबाएंगे। किसान भाइयों, अगर आपने गन्ना अच्छी तरह से फसल उगानी, उसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी की कमी है तो गन्ने को तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है और आप ऐसी जगह पे गन्ना रोपण करें जहाँ पे सिंचाई की मतलब वो फैसिलिटी हो। जैसे मेरी ज़मीन में तो काफ़ी पानी है और मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है और ये उसी वक्त लगता है जब बरसात का मौसम आने वाला होता है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब लगाते हैं तब तापमान काफ़ी ऊंचाई पर होता है और गन्ने का जो बीज है, पौधा है, निकलते ही सूख जाता है। इसलिए आप नियमित पानी दें। किसान भैया, ये गन्ने की फसल नकदी फसल है, इसको काफ़ी देखभाल भी करनी पड़ती है और इसकी गुड़ाई टाइम पर होनी चाहिए और जो घास पड़ता है वो घास नहीं होना चाहिए। घास बिल्कुल ही ज़मीन से निकला हुआ होना चाहिए। 2-3 टाइम तो बरसात में घास निकालना पड़ता है। ये काफ़ी मेहनत का काम है
किसान भाइयों, खाद का ऐसा है कि जब पौधा 1 फुट का हो जाए तो उसको खाद दे देनी चाहिए, और खाद 12-32-16 यही खाद देनी चाहिए जो अच्छी खाद है। और खाद दे के उसके आसपास जो घास लगी है वो निकाल लेनी चाहिए। खाद सिर्फ एक ही बार देनी है। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि पौधा सूख रहा है या कुछ कमज़ोर हो रहा है तो आप अपनी देसी खाद जो भी है, वो गाय का जो भी गोबर भी दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। या केंचुआ खाद, ये इस प्रकार की खादें हैं जो इस गन्ने के पौधे को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाती है। किसान भाइयों, अभी के समय में जो हमारे गन्ने में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं, उनकी अगर बात करें तो दीमक की समस्या बहुत अधिक दिखाई देती है इस समय में, क्योंकि बरसात से पहले सूखे का मौसम जब होता है तो दीमक फसल में बहुत ज़्यादा प्रकोप करती है। तो उस अवस्था में किसान भाई क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवाई का 20 EC का दवाई का 3 से लेकर 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। इस दवाई को लगाने के लिए किसान भाइयों 2 या 3 तरीके हैं। आप चाहे तो इसे रेते के साथ मिलाकर अपने खेत में बिखेर दीजिए, तत्पश्चात खेत में पानी लगा दीजिए। इसके अलावा अगर किसान भाई चाहें तो कांच की बोतल में दवाई को भर के जहाँ से आपका पानी खेत में जा रहा है नाले से, उसके ऊपर बोतल को लटका दें और तो बूंद बूंद दवाई पानी के अंदर जाती रहेगी। इस तरह से दवाई खेत में पहुँचने से दीमक की रोकथाम हो जाती है। इसके अलावा अगर किसान भाई चाहें तो बिवेरिया बेसियाना नाम का जैविक माध्यम उपलब्ध है। इसको गोबर की सड़ी खाद के साथ मिलाकर एकड़ के लिए 2 किलोग्राम मात्रा 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर रखने से और उसके बाद खेत में प्रयोग करने से दीमक की समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसी प्रकार किसान भाइयों, सफ़ेद गिडार की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में सफ़ेद गिडार का प्रकोप बढ़ रहा है। यदि इस तरह की कोई भी समस्या हमारे किसान भाइयों को दिखाई दे रही है तो लक्षणों को पहचानने के लिए किसान भाई आप देखें कि आपके खेत के अंदर जो गन्ने के सामान्य पौधे हैं उनसे कुछ पौधे छोटे आकार में दिखाई देंगे, उनमें आपको किले ज़्यादा बनते हुए दिखाई देंगे और वो पौधे आपको बीच से सूखते हुए नजर आएंगे। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो अपने पौधों को उखाड़ कर देखिए, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जड़ कटी हुई मिलेगी आपको। यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जड़ के पास वाला भाग जो है मिट्टी का, आप उसे खोद कर देखेंगे तो सफ़ेद रंग की गिडार उसमें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। किसान भाई, यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको अपने खेत में दिखाई दे रही है तो आप कोशिश करें कि प्रकाश प्रपंच, जिसे लाइट ट्रैप कहते हैं, उन्हें अपने खेतों में लगाएं। इस प्रकार से आप इस सफ़ेद गिडार के जो वयस्क हैं उनको पकड़ सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसान भाई देखेंगे कि जहाँ नीम के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ के पास में सफ़ेद गिडार के वयस्क बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। यदि इस प्रकार से काले रंग के वयस्क आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप वहाँ पर भी दवाइयों का या कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवाई का 3 से 4 लीटर मात्रा 20 EC क्लोरोपाइरीफॉस को आप प्रयोग करके भी सफ़ेद गिडार से काफ़ी हद तक बचाव पा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आने वाले 5 दिनों में जो मौसम है वो ज़्यादातर आसमान बादलों से ढका रहेगा तथा हल्की से दरमियानी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो नमी है वह 75 से 95% बनी रहेगी। वह जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होने की संभावना है। ये ज़्यादातर मौसम का अनुमान है वो सोलन, शिमला, सिरमौर व बिलासपुर जिलों के लिए मान्य है। जो आजकल आमतौर पर फसलों में रोग देखे गए हैं सब्जियों में, वो जैसे टमाटर में फल सड़न का रोग है जिसको बकाई रोग कहते हैं, या ऊंचे इलाकों में पिछेतर झुलसा रोग भी आ गया है, वह काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसलिए किसान भाई अपने अपने खेतों में दवाई जैसे रीडोमिल गोल्ड, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो पहले एक छिड़काव रीडोमिल गोल्ड का कर लें जो 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पड़ेगा, और उसके बाद हर 7 दिन के अंतराल पर ब्लाइटोक्स
जो 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पड़ेगा, या डाइथेनियम 45 जो 25 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से पड़ेगा, उसका छिड़काव करते रहें। अगर रिडोमिल गोल्ड कहीं अवेलेबल ना हो या किसानों को नहीं मिल रहा हो तो वो करजेट M8 एक दवाई आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से पड़ेगा। शिमला मिर्च में भी झुलसा रोग आता है जिससे फल भी सड़ जाते हैं। उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई ब्लाइटोक्स जो 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पड़ेगा, या नीला तोता चूने का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आजकल सब्जियों में आमतौर पर सफेद मक्खी का आक्रमण देखने को मिलता है, तो सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए एक दवाई आती है कॉन्फिडोर, जो 7.5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से वो खेतों में छिड़काव करें। आजकल समय है बीन की बिजाई का, जो बीन खासकर जैसे कॉन्टेंडर है या फाल्गुनी है, उनका खेतों में लोग बिजाई कर सकते हैं और उससे जो है किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पुष्प का है, खासकर पुष्प के लिए किसान भाई जो भी आजकल आगे आने वाली सर्दी के लिए जो तैयार करनी है, जिन्होंने अपनी पौध वगैरह उसके लिए क्यारी बना लें। क्यारी में अच्छी तरह गोबर की खाद मिला दें और उसके बाद क्यारी तैयार करके अगले महीने में उसमें बिजाई कर सकते हैं सर्दियों की फूलों की। बाकी जो आजकल जो फूल हैं उनमें पानी ना खड़ा होने दें और जितने भी पानी जहाँ भी खड़ा हो रहा है उसकी निकासी का प्रबंध करें। और फलों में किसान भाई अपने बगीचों से फल जैसे सेब है या दूसरे फल हैं उनको तोड़ते रहें। जो जिन्होंने ओलावृत जालियां लगाई थी वे जालियां निकाल दें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पंद्रह अगस्त के शुभ अवसर पे मैं ईटीवी परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और डेवलपमेंट डे के रूप में मनाएं। मुझे आशा है कि ईटीवी के साथ आपका प्यार और मोहब्बत इसी तरह आने वाले सालों में भी बना रहेगा। मैं एक बार फिर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति। फूलों की खेती
खेती में अगर गुलदाउदी की बात करें तो बाजार में इसकी मांग को देखते हुए किसान इसकी खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में इसकी नर्सरी तैयारी और रोपाई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो किसान भाइयों, इसकी पौध तैयारी और रोपण विधि पर जानकारी के लिए मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान अरविंद सत्यार्थी से। गुलदाउदी एक व्यावसायिक खेती के लिए बहुत अच्छा है किसानों के लिए। और गुलदाउदी में ये प्रायः ऊंचे जगह पर इसको लगाया जाता है और या गमलों में भी शोभा के लिए लगाया जाता है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से ज़मीन में इसको देना उपयुक्त होगा। इसमें जैसे श्यामला, तारा, इस तरह का वेराइटीज़ हैं जो किस्में हैं जो आप इसको लगा सकते हैं। इसको कटिंग द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो जैसे इसका मदर प्लांट अगर आपके पास, किसानों को होना चाहिए कि अपने पास मदर प्लांट रहे, तो इस समय में अगस्त महीने में इसको कटिंग कर ले। 2.5 इंच का टिप्स लेना चाहिए, जो पौधे का ऊपर वाला हिस्से को 2 इंच से 2.5 इंच तक इसको आप ब्लेड से उसको काट लें और काट करके बाल्टी में कम से कम आधा बाल्टी पानी होना चाहिए, उसमें आप कटिंग काटते जाएं और उसमें डालते जाएं। ये चाहे तो सवेरे सूर्योदय के पहले कर ले या शाम में ऐसा करके पानी में डालते जाए और सारे कटिंग आप तो काट लेंगे। इसके बाद आपका जो कटिंग लगाने का तरीका है कि जो मोटा बालू होता है, लाल बालू या उजला बालू, मोटा बालू को खूब अच्छी तरह से पानी में, ताज़ा पानी में धो लें। उसको 2 बार 3 बार पानी से धो लें और उसका गंदगी निकल जाए। अगर उसमें फंगस वगैरह है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। ये सरल तरीका है हम लोग जो कीट के बैक्टीरिया वगैरह से या कीटाणु से उसको मुक्त करने का। तो बाद में ये कटिंग गलेगा नहीं। इसके बाद उस बालू को और जिस बर्तन में, एक बर्तन जो गमले को 2 इंच ऊंचा होना चाहिए, 1.5 से 2 इंच ऊंचा होना चाहिए। तो उस पॉट को हम लोग अच्छा से पानी, उसको भी पानी से धो लें और उसमें 2-3 छेद होना चाहिए। उसके ऊपर ईंटा का टुकड़ा हम रख करके ऊपर बालू, जो धोया हुआ बालू से आप भर दें। और इसके बाद उसमें पौधे से पौधे के एकदम सटा के पौधे को, कटिंग को हम लोग रूटेक्स में, एक जड़ निकलने का एक केमिकल है, 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक सूखा में भी आप डिप कर दीजिए उस कटिंग के नीचे भाग को एक 5 मिनट आप 10 मिनट उसको लगा के छोड़ दें। थोड़ा जब सूख जाएगा तो ये लगाने लायक तैयार हो जाता है। तो बालू में ही नज़दीक करके कटिंग को लगा दिया जाए और ये जब हो जाए तो उसमें ऐसा जगह रखें जहाँ पर धूप, सवेरे का 2-3 घंटा धूप आए और बारिश का पानी डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और सिंचाई 2 से 3 बार आप उसको दिन के टाइम में करें। एक तरीका और है इसको लगाने का, आप कटिंग लगाने के बाद ऊपर से, अगर ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो उसके ऊपर जो पेपर होता है, न्यूज़पेपर, उसको भिंगा के उसको ऊपर से ढक दीजिए। तो ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उसको कम करेगा और एक उमस पैदा करेगा, जो कटिंग आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये 10 से 12 दिन में आपका कटिंग तैयार हो जाएगा। नीचे पूरा जड़ से भरा हुआ रहेगा, ये आपका लगाने लायक तैयार हो जाता है। ये मिट्टी भी इसका दोरस होना चाहिए, जो बालू और मिट्टी का मिश्रण हो। 3 से 4 टेलर गोबर का खाद, या अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट भी एक 20 से 25 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट गोबर के खाद के जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विंटल करीब NPK और सरसों खल्ली भी 1 से 1.5 क्विंटल सरसों खल्ली, या अगर नीम खल्ली उपलब्ध है तो वो भी हम दे सकते हैं। और एक 4 से 5 किलो फ्योराडान ज़मीन में अगर दे दिया जाए तो आगे कीट लगने का संभावना कम रहता है। इसको प्रति पौधे से पौधे की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर इसकी दूरी होना चाहिए। और लगाने के बाद में हमेशा ये ध्यान रखना है कि पानी किसी भी रूप में वहाँ जमना नहीं चाहिए। इसके बाद ये पौधा जब बढ़ने लगता है तो आप पिंचिंग क्रिया द्वारा, पिंचिंग का मतलब ऊपर से टूसा आप जरूर तोड़ दें। तो 2 से 3 से 4 बार तक आप इसको टूसा तोड़ लें तो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा आता है।
पशुपालन व्यवसाय में हमारे किसान भाइयों के सामने जो परेशानियां आती हैं वो है पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की कमी। अगर यहाँ आहार की बात की जाए तो अजोला पशुओं के लिए सबसे सस्ता और पौष्टिक आहार है। इसे किस प्रकार से तैयार करें और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय अग्रवाल। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मेरा ऐसा सोचना है कि हमारे प्रदेश में किसान भाई जो पशुपालन करते हैं उसके पीछे एक व्यापारिक दृष्टिकोण होता है कि हम उनसे उत्पादन प्राप्त करें, उनको बाजार में बेचें और उनसे आय अर्जित करके अपने आजीविका में उसका उपयोग कर सके। साथ ही उन उत्पादों को अपने आहार में सम्मिलित करते हुए अपने आहार की स्थिति भी सुधार सकें। उत्पादन तभी अच्छा मिलेगा जब पशु की नस्ल अच्छी हो, पशु को दिए जाने वाला आहार संतुलित आहार और पशु स्वस्थ हो। यदि हम आहार की बात करें तो मुख्य रूप से लगभग 70-75% खर्च जो होता है पशु आहार पर खर्च होता है। अभी हमारे गांवों में दशा ये है कि हमारे किसानों द्वारा दिया जाने वाला मुख्य आहार जो है धान का पैरा होता है, जिसमें पोषक तत्व की बहुत कमी होती है। तो वैकल्पिक पशु आहार का उपयोग करते हुए हम पशुओं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक वैकल्पिक पशु आहार है अजोला। अजोला के बारे में यदि हम बात करें तो ये पानी में तैरता हुआ एक नीलहरित शैवाल है जो आपने तालाबों में देखा होगा, काई के रूप में, हरी हरी टिकलियों के रूप में पानी के ऊपर तैरता रहता है। लेकिन उससे ये भिन्न रूप से होता है, वायुमंडल के प्रकाश को और वायु को और पानी का उपयोग करते हुए अपना भोजन तैयार करता है और अपनी वृद्धि करता है। और इस वृद्धि के वे अजोला को हमारे पशुपालक अपने पशुओं के लिए उपयोग करके उनके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अजोला में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, खनिज प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन ए की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। तो यदि हमारे पशुपालक इसको खिलाते हैं तो इन पोषक तत्वों की कमी की वजह से यदि उत्पादन में कमी है तो वो पूर्ति हो जाती है और उनसे उत्पादन प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब यदि इसको लगाने की विधि के बारे में पूछते हैं आप तो बहुत सामान्य तरीके से आपके बाड़ी में जो भी जगह है उसमें पन्नी का उपयोग करते हुए आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। जैसे यदि आपने सिल्पोलिन 12x9 की सिल्पोलिन ली है तो 10x7 का गड्ढा बनाएंगे, 10 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा और लगभग 1 फीट गहरा गड्ढा बना करके उस पर सिल्पोलिन को डाल दें। लगभग 15 किलो मिट्टी, ताज़ी मिट्टी, बिना कंकड़ वाली, कंकड़ रहित मिट्टी उस पर डाल दें। 2 से 3 किलो गोबर, साफ गोबर उस पर डाल दें और लगभग 200 ग्राम सुपर फास्फेट उसमें डाल दें। पानी से भर दें उसको। जहाँ से भी आपका अजोला कल्चर मिलता है आधा किलो अजोला कल्चर उसमें डाल दें। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर वो पूरा टैंक अजोला से भर जाएगा और प्रतिदिन उसके बाद आप 1 से 1.5 किलो अजोला निकाल करके अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे उनको प्रोटीन और विटामिन और खनिज की पूर्ति हो सकेगी। देखिए, मैंने जो आपको अजोला के बारे में बताया, चूंकि इसका उत्पादन बहुत कम मिलता है तो हमारे जो छोटे पशुपालक हैं जो घर में 1 या 2 पशु रखे हुए हैं, जिनके पास हरा चारा उगाने की जगह नहीं है, ऐसे पशुपालकों के लिए अजोला उत्पादन ठीक है, जो अपने बाड़ी में उपयोग करके उसका उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि उत्पादन बहुत कम मिलता है, 1 से 1.5 किलो का उत्पादन मिलता है, इसलिए डेयरी वाले पशुपालकों के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन हमारे गांव के जो छोटे पशुपालक हैं, जो मुर्गी पालक हैं या बकरी पालक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक उत्तम आहार हो सकता है। इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी आपको, जैसे कि आप प्रतिदिन अजोला निकाल रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार 1 से 2 किलो उसमें गोबर डाल दें। कम से कम 20 से 25 ग्राम सुपर फास्फेट डाल दें। यूरिया का उपयोग इसमें ना करें क्योंकि ये स्वतः ही वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके और प्रोटीन बनाता है। यदि आप इसमें यूरिया डालेंगे तो अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और अजोला जो आपने डाला हुआ वो सड़ जाएगा, उसमें पीलापन आ जाएगा, लालपन आ जाएगा। पानी को आपको चेंज करना है। यदि आप पानी चेंज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उसमें संक्रमण की वजह से अजोला आपका ख़राब हो जाए। तीसरी सावधानी ये बरतनी है कि गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ धूप उसमें ना पड़ा तो उस ऊपर से पुआल वगैरह की उसमें छाया कर दें, ताकि सूर्य की सीधे तेज किरणें उसमें ना पड़ें और अजोला हमारा ख़राब नहीं होने पाए। तो ये सावधानी यदि आप बरतते हैं तो प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो के मान से साल भर में लगभग 3 से 4 कुंटल अजोला उत्पादन आप करके अपने पशुओं को दे सकते हैं। उससे उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। दूध देने वाली गायों में ये मैंने प्रैक्टिकल भी करके देखा है कि जो हमारे गांव की जो आधा लीटर 1 लीटर वाली गाय हैं, यदि उनको अजोला दिया जा रहा है तो उनके दूध में आधा से 1.5 लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। तने की मक्खी यह राजमा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कीट है। इस कीट की चिड़िया पत्तियों के अंदर घुसकर सुरंग बनाते हुए पर्णवृंत तथा तने में पहुंचकर पौधे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रबंधन क्यूनाल फास 0.05% का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रमुख रोग श्याम व्रण। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम फलियों, बीज, पलकों व तनों पर काले रंग के धंसे चोट जनित धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित पौधों के तने टूट जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। प्रबंधन बीज को डाइथेनजिड 78 से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। गोल्डन मोज़ेक वायरस। इस रोग का वायरस विषाणु सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के बिखरे हुए धब्बों के रूप में प्रकट होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों में हरित लवक आंशिक रूप से या पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। प्रबंधन सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास या मेटासिस्टाक्स दवा की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरोपिड दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक मुनाफे हेतु गेंदा फूल की नर्सरी तैयारी व रोपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता टीम की ओर से पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।